वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके हम उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। यूक्रेन और रशिया का जिस तरह से झगड़ा चल रहा है, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसमें सभी देशों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि हर देश के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए थे यूक्रेन के अंदर, और उन बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी देशों को बच्चों को रोक दिया गया था, लेकिन भारत के बच्चों को सुरक्षित लाया कि अकस्मात खाना खाते हुए मैच में मृत्यु हो गई, जिसको गोली लग गई है रूस की सेना की। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरी सेना को नहीं पता था कि यूक्रेन के बच्चे ज्यादा थे और इसकी मैं क्षमा मांगता हूं। और भारत ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अपने बच्चों को लाने के लिए बड़ा कदम उठाया और तत्काल एक बड़ी मीटिंग बैठाई और उसके साथ ही अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज दी और रूस के राष्ट्रपति को कहा, पुतिन जी को, कि हमारी सेना जा रही है और हमारे बच्चे हमें सुरक्षित चाहिए। रशिया ने बात मानी और 6 से 8 घंटे तक युद्ध विराम किया। भारत के बच्चे आए, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें अफवाह मचा रहे थे अपनी राजनीति को सक्सेस करने के लिए। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उत्तर प्रदेश में ही बैठकर अपनी लड़की से व्हाट्सएप पर उल्टा सीधा मैसेज भिजवाया और कहा कि मैं यूक्रेन में फंसी हुई हूँ, ऐसा है वैसा है। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो उसका पता चला कि वो जबरदस्ती एक सरकार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र था। हम बात कर रहे हैं अभी स्वप्निल राय से, जो यूक्रेन से सुरक्षित आए हैं और उनके हजारों दोस्त यूक्रेन से सुरक्षित घर पे आए हैं और किस तरह से उन्हें फैसिलिटी मिली है, किस तरह से लग्जरी टिकट मिले हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि इंडियन एयरलाइंस ने हमसे टिकट के पैसे लिए। जब तुम 80 लाख और 70 लाख का डोनेशन दे के वहां पर पढ़ने के लिए जा सकते हो, तो क्या अगर ये यूक्रेन का झगड़ा नहीं होता तो तुम अपने घर आते? तो क्या अपने पैसों से नहीं आते? फिर भी टाटा एयरलाइंस ने आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया, फिर भी तुम सरकार को बदनाम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट पर और ऐसे स्टूडेंट के घर वालों पर। हम बात करते हैं अभी स्वप्निल राय से, वो बताएंगे आपको पूरी सच्चाई, किस तरह से सुरक्षित हमारे भारत की सेना ने, जहां पर किसी देश के बच्चे नहीं आ रहे थे, वहां पर हमारे भारत की सेना ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपने देश के बच्चों को सुरक्षित मंगाया है भारत के अंदर। और जो बच्चा मर गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उनके घर वालों से बात की और उनको संवेदना दी। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? हम बात कर रहे हैं अभी स्वप्निल राय से, जो आपको यूक्रेन की पूरी सच्चाई बताएंगे कि किस तरह से वहां पर युद्ध हुआ, कैसे वहां पे हालात हैं और क्यों, क्या कारण था इस युद्ध का। आज हम बात करेंगे यूक्रेन से आए हुए एक युवक के बारे में, जो उन्हीं के पास में हम आए हुए हैं, और किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में और कैसे ये हालात बने, और भारतवासियों के लिए यूक्रेन और रूस की तरफ से क्या छूट दी गई, क्या फैसिलिटी दी गई, और किस तरह से भारतवासी सुरक्षित आ रहे हैं यूक्रेन से भारत। जी नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल राय है। मैं चर्नी शहर में रहता था, बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मेरे ख्याल से हालत तो काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं, न्यूज़ में बिल्कुल सही दिखा रहा है कि हालत ठीक नहीं है, पर भारतीयों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें हमारी सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि हम ज़रूर कराएंगे। और सरकार ने कड़े नियम उठाए हैं और रूस से भी बात की। जैसे हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने मोदी जी ने हमारे पुतिन जी से बात की कि भारतीय छात्रों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ये भी कहा गया था कि जिस बसेस में आप चले उस पर भारत का झंडा लगा दें, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं पहली बैच में आ गया इंडिया। तो मैंने ये देखा कि हमारी जो गाड़ी थी वो रॉन्ग साइड पे चल रही थी। यूक्रेनियन जो लोग थे वो लोग सिंगल रोड ब्लॉक करके रखे थे, 10 किलोमीटर लंबी लाइन थी।
और हमारी जो इंडियन एम्बेसी थी वो रॉन्ग साइड पर चलकर फटाक से बॉर्डर क्रॉस करने की जल्द से जल्द कोशिश की गई। एम्बेसी की तरफ से पूरी सुविधा थी। हाँ, खाने के लिए उस समय हमें बिस्किट दिए गए, पानी दिया गया, पानी की बिल्कुल कमी नहीं हुई ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और मैं तो पहले बैच में आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे कल मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों थे, उन्हें 3 घंटों तक इंतजार करना पड़ा, पर इंडियंस की तरफ से दिक्कत नहीं, ये दिक्कत थी वहाँ के बॉर्डर के उस देश के उनके तरफ से। पर इंडियंस के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। मैं आपको एक और बात कहूँगा, ये बातें आपको और कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये बातें मेरे दोस्तों के साथ खुद हुई हैं। जैसे कि मैं पहली फ्लाइट जो थी वो मुंबई आई, पर मुंबई की फ्लाइट में हरियाणा से लोग थे, पंजाब से लोग थे, तेलंगाना से लोग थे। उनका क्या, वो लोग आगे के रास्ते से कैसे सफर करते हैं? सरकार चाहे तो उनको बोल सकती है कि हमारा काम था कि आपको हमने देश में ला दिया, इसके आगे तो आप कर ही सकते हो। सीधी बात है, अगर हम विदेश में बढ़ते हैं हमारे पास इतना पैसा तो होगा कि हम आगे का सफर खुद तय कर सकेंगे। पर ऐसा नहीं था। सरकार ने, मेरी खुद की एक दोस्त थी जो हरियाणा से है, सरकार ने उसे बिजनेस क्लास की टिकट करवा के दी, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास में जगह नहीं थी दिल्ली की, और उसकी फ्लाइट सुबह के 7 बजे की थी, इसलिए उसको होटल में भी एक रूम दिया गया जो एयरपोर्ट से जस्ट सटा हुआ है। इसलिए सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए हमारे ऊपर, इसलिए हम तो बहुत आभारी हैं सरकार की। सरकार ने हमारे लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड का कहीं का भी बच्चा हो, वो यूक्रेन वाले उनको नहीं छोड़ रहे हैं, कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन इंडिया वालों को, चाहे रसिया हो या यूक्रेन हो, कोई भी किसी भी देश की पाबंदी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप रूस जैसे खारकीव करके एक इलाका है, वहाँ पे बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन रूस के तरफ से, रूस ने भी ये बात कही है कि इंडियन छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं रूस और भारत के कैसे संबंध है। और जैसे कि वहाँ पर हमने ये भी देखा, बॉर्डर पर यूएसए के लोग, कुछ बच्चे वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यूके के लोग वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला था निकल जाओ, पर वो नहीं निकल पाए, तो उनके देश भी उसे उन्हें नहीं निकल पा रहे। यहाँ तक मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी छात्र थे, हमारे साथ नहीं थे, पर वो भी फंसे हुए हैं, हमने खुद देखा है ये चीजें। और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ घाना के छात्र थे, अफ्रीका में से, वो भी चाहते थे कि इंडियंस के साथ उन्हें भी निकाला जा सके, पर उनके लिए बंदोबस्त नहीं किए जा सके, क्योंकि उनका देश उनके साथ इस समय नहीं है। इसलिए हम बहुत खुशनसीब है कि हम भारत से हैं और हमें वापस बुलाया गया, और सरकार ने बहुत मदद की है हमारी। बिना मैं आपको सच कहूँगा, मेरे 1 रुपए खर्च नहीं हुए हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ से मेरे घर पहुँचने तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि पिछले 2014 से उनकी सरकार है, उसके बाद से उन्होंने इतने ज़्यादा इवैक्यूएशन की है। जब यूक्रेन पे संकट आई थी तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी, और मैंने मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को भी ये बात समझाई थी कि जब तक इंडियन एम्बेसी कुछ ना कहे, हमें कोई डिसीजन खुद से नहीं लेना चाहिए कि हमें चले जाना चाहिए या नहीं चले जाना चाहिए। इंडियन एम्बेसी के नोटिस के बाद भी मैंने यही कहा था कि देखो, अब हमें चले जाना चाहिए, अब हमें फ्लाइट्स की टिकट कर लेनी चाहिए। पर यही था, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला किया, तब मोदी जी ने सारे भारतीयों को सुरक्षित उठाया तालिबान के सामने, जो एक आतंकी संगठन है। तो ये तो फिर भी रूस की सेना, ये हमें क्यों कुछ करेगी? ये मोदी जी हमें इनके सामने तो बिल्कुल ले आएंगे। तो मैं मोदी जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। और 20,000 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से कुछ 18,000 बच्चे बचे होंगे, और अब मेरे ख्याल से 16,000 बच्चे होंगे, उनको भी वो जरूर ले आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। देखा, जो विदेश में रहते हैं उन्हें पता है भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्य का, और वो जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, चाहे आतंकवादियों का इलाका हो या रसिया और यूक्रेन का इलाका हो, सारे इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक अलग ही जागृत है, जिससे चाहे तो उसको भय कह सकते हैं या नरेंद्र मोदी की या भारत की पावर कह सकते हैं, जिससे कोई भी देश आज की डेट में ऐसा नहीं होगा जो भारत के किसी भी नागरिक को क्षति पहुंचा सके। भारत के नागरिक जहां भी है, विदेश के किसी भी कोने में है, अगर वहां पे कोई भी आपत्ति आती है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत इतना सक्षम है कि अपने एक एक नागरिक को सुरक्षित ला सकता है, और उसकी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री उठाते हैं। बिल्कुल, आपको भारत पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, भारत पे पूरा भरोसा करना चाहिए। अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हमारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, वो कैसे आएंगे। मैं बस उनको यही कहूंगा कि हमने भी इंडियन एम्बेसी से बात की है, मैंने खुद इंडियन एम्बेसी से बहुत बात करने की कोशिश की। उन्होंने यही कहा, बेटा तुम टेंशन मत लो, सारे के सारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, और वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। तो मुझे तो बस यही कहना है कि पेरेंट्स बस भरोसा बनाए रखें, सारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। और
ये कहने के बजाय कि इंडियन एम्बेसी या भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप भारत सरकार को ये कहो कि आप क्या कर सकते हैं आपके लिए, और उनके बच्चे क्या मुसीबत वहां पर देख रहे हैं, ताकि भारत सरकार आपकी और मदद कर सके, क्योंकि सरकार तो पूरी मदद कर रही है। क्योंकि मैं खुद वहां से आया हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे बैठे लोग वहां पर टिप्पणी कर सकते हैं। हम खुद वहां से हम देख रहे हैं वहां पर कैसा हालत है। जैसे कि यूक्रेन से कुछ लड़कियों के मैसेज आए थे और उनका वीडियो वायरल हुआ है कि वो वहाँ पे एम्बेसी बात नहीं कर रही, उनसे इंडियन एम्बेसी बात नहीं कर रही, और वो किसी तरह से वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इससे तो अमेरिका वाले और पाकिस्तान वालों को ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसी ये सब गलत बात है। वो मुझे नहीं लगता वो लोग क्या चाहते हैं, वो क्या एजेंडा दिखाना चाहते हैं दुनिया को। पर मैं आपको एक बात खुद दिखा सकता हूँ, मेरे फ़ोन में खुद मेल पड़ा है जो मैंने एम्बेसी को किया था, जब एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी कि जिसे जाना है वो जा सकते हैं, जिसे नहीं जाना है वो ना जाए। मैंने एम्बेसी को खुद एक मेल किया था कि मैं इस समय नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये बस एक एडवाइजरी है। तो मैं अपना एड्रेस आपको बता दे रहा हूँ। उसी के अगले दिन संजय रावत जी जो वहाँ के हेड हैं एम्बेसी के, उन्होंने खुद मुझे ईमेल पे रिप्लाई किया। मेरे पास मेरे फ़ोन में वो मेल पड़ा हुआ है कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपको नहीं जाना नहीं जा सकते हो, हमारे साथ आप टच में बने रहो। और बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन है, और मुझे नहीं लगता हम जनरेशन में इतना आगे बढ़ चुके हैं तो कोई आपकी कॉल मिस आउट कर सकता है। आप सोशल मीडिया पे हो, आप सब दिखा सकते हो। बस अब बात यह है कि आप दुनिया को गलत दिखाना चाहते हो, और अगर आप सच में ये बताना चाहते हो तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। मैं भी वहीं से हूँ, मैंने भी हालत देखे कि बाकी देश वाले कैसे फंसे हैं और भारतीय लोग कैसे निकल रहे हैं। तो ये सब झूठ है। अच्छा, यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा हुआ है, जो विवाद हुआ है, ये किस कारण से हुआ है? इसके बारे में कुछ जानकारी होगी आपको? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि जो अमेरिका है वो चाहता था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाए। नेटो एक ऐसा संगठन है जिसके वजह से यूक्रेन को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि यूएस के ट्रूप्स, जो यूएस की आर्मी है, वो यूक्रेन की जमीन पर उतर सकती है। और अगर हम रशिया के इससे देखें, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या है, तो अगर हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे बगल में श्रीलंका है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी सैनिक श्रीलंका के बॉर्डर पर खड़े रहें। इसलिए रूस भी कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन पे यूएसए की आर्मी उतरे। इसलिए रूस ने कह दिया कि अगर आप नेटो ज्वाइन करोगे तो हम ये नहीं सहेंगे और हम आप पर अटैक कर देंगे। तो यही बात थी। और इसके बाद जैसे आप सबने देखा कि यूएसए लास्ट में जंग छोड़ के भाग गया, यूक्रेन को अकेले दिक्कत में छोड़ के, और रूस ने अटैक कर दिया और अब यूक्रेन अकेला पड़ गया। मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे कि नेपाल है और नेपाल को भारत पालता हुआ आ रहा है, और भारत चाइना से मिलके और अब वहाँ का चाइना का मेंबरशिप ले ले और भारत इस पे विरोध करे तो भारत उस पर हमला कर दे। इस तरह से रशिया ने किया है। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं भारत तो बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत शांतिप्रिय देश है, तो भारत जरूर विरोध करता, हमला नहीं करता। पर आप जानते हैं हर देश की एक अलग राजनीति होती है, तो जो उनको सही लगा उन्होंने अपने हिसाब से सही किया। तो मैं यही कहूँगा कि कोई गलत नहीं है इसमें, बस ये है कि लोगों की राजनीति के चक्कर में यूक्रेन के लोग पिस रहे हैं। मतलब ये रशिया ने जो कदम उठाया है वो अपने देश को बचाने के लिए एक शक्तिशाली कदम है और एक सोचा समझा कदम है। जी बिल्कुल, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि सोवियत संघ एक टाइम पर बहुत बड़ा हुआ करता था। अब उन्हीं के टूटे हुए से जैसे लताविया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, इन सबके साथ अगर यूएसए दोस्ती करेगा, जिसकी रशिया से बहुत बड़ी दुश्मनी है हमेशा से, तो सीधी बात है कोई भी देश, मैं भी अगर उस देश का प्रधानमंत्री होता या प्रेसिडेंट होता, तो मैं भी ये चीज़ तो कभी नहीं सहन कर सकता था कि ऐसा भी कुछ हो कि मेरे बगल में मेरे ही दुश्मन आके अपनी आगे दिखा रहे। तो ये आप गलत तो नहीं कह सकते और हमला करना सही भी नहीं कह सकते, पर जो रशिया ने किया उसने अपने देश को सोच के ही उसने किया है ताकि उसका देश और ना बढ़ सके। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुतिन जी से बात की थी और पुतिन जी ने 4 घंटे का युद्ध विराम लिया था, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पुतिन की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। इसका क्या कारण? क्योंकि उनके साथ हमेशा से हो चुके, जैसे 2014 में कुछ हुआ था कि 2014 में जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के भाग गए थे रूस, और वो रूस के एजेंट थे, जिसकी वजह से यूक्रेन यूरोप के संघ का हिस्सा नहीं बनता, जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। उस समय रशिया ने अटैक करके क्रीमिया करके एक आइलैंड है जो यूक्रेन के बहुत फेमस टूरिज्म स्पॉट था, जिससे बहुत आमदनी आती थी यूक्रेन को, वो छीन लिया था। खार्किव के साइड पे बम फेंके गए थे, जिसकी वजह से यूक्रेन को तब दिक्कत थी। और उस टाइम पे जो ज़ेलेंस्की सर हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो
उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं, इसलिए उन्हें रशिया पे कभी भरोसा नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में जो विरोध होता है, हम देखते हैं ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन में हर दुकान के बाहर आप देखोगे कि एक सूअर की फोटो लगी हुई है, उस पर रशिया का झंडा बनाया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी नफरत करते हैं रूस से। इसलिए कोई भी यूक्रेनियन रूस के प्रति मतलब कभी भी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए ये रीजन है। अच्छा, इसके अच्छा, जैसा कि बताया जाता है कि यूक्रेन एक रिच देश है और वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, बड़े बड़े मतलब फार्म हाउस और रिसोर्ट ऐसे हैं कि जैसा कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ी, लग्जरी और कारोबार की भी बहुत अच्छी तरक्की है और वहाँ पे कोई रोजगार की कोई कमी नहीं है, इस तरह का बताया जाता है। क्या ये सब बातें सही? ये बातें बिल्कुल झूठ है। मैं यूक्रेन में फ्लैट में रहता हूँ, तो हमारी जो मकान मालिक है उनको हम खजाइन कहते हैं वहाँ पर। वो हमें खुद बताती हैं कि इतनी बेरोजगारी है कि उनकी जो बेटी है उन लोगों को खुद जर्मनी जाना पड़ा। वहाँ के बूढ़े लोगों से जब हम पार्क में बैठ के बातें करते हैं तो वो हमें खुद बताते हैं कि बेटा इस देश में कुछ नहीं रहा, इस देश में इतना करप्शन है, इतना सब कुछ है। यूक्रेन के पास बस एक मेन ऑक्यूपेशन है कि यूक्रेन को हम कहते हैं वीट बास्केट ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप को ब्रेड देते हैं वो। उनके पास इतने मैदा वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। पर यूक्रेन में बहुत बेरोजगारी है, बहुत गरीबी है, तो इसलिए बाहर की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। सच में यूक्रेन बहुत गरीब देश है, इसलिए मतलब बहुत गरीब ऐसा नहीं, बट सच में यूक्रेन गरीब देश तो बिल्कुल है। बेरोजगारी की चिंता इतनी है कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जर्मनी चले जाते हैं, पोलैंड चले जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, और अपने बूढ़े माँ बापों को वो यूक्रेन में छोड़ जाते हैं ताकि वो उनको पैसा देके उनका भी देखभाल कर सके। 2013 से भारत में कितनी तरक्की आई और आज दुनिया भारत को किस नज़र से देखती है? मैं जैसे यूक्रेन से आया, मुझे डेली सब बोल रहे थे कि भाई ये है, वो कैसे हो, ये है। तो मैंने एक वीडियो देखी नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत 100 करोड़ लोगों का देश है और इतनी ताकत है कि भारत में कि हम पूरी दुनिया पर प्रेशर बना सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। यूक्रेन ने भी हमसे मदद मांगी, रूस से भी हमने बात की कि हमें इंडियन छात्रों को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं भी यहाँ पर विरार में रहता हूँ, यहाँ पर 2013 में इतनी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पर अब ऐसी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं। आप छोटे छोटे गाँव में जाओगे, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे गाँव में भी काफ़ी तरक्की आई है। मेरे माता पिता बनारस गए हुए थे, उन्होंने भी देखा काशी विश्वनाथ में क्या तरक्की आई है। तो तरक्की तो बिल्कुल आई है देश में, और ये बात मैंने अपने आंखों से देखी है और मैंने सब देखा है, इसलिए तरक्की में तो मैं बिल्कुल शक नहीं करता। तरक्की तो बहुत आई है, और जैसा कि उन्होंने कहा था, राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा से मैं चाहता था कि कश्मीर पे भारत का तिरंगा लहराए, कोई और तिरंगा बिल्कुल नहीं लहराना चाहिए। और राम मंदिर का वादा उन्होंने किया था और उनका वो वादा भी उन्होंने पूरा किया, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत तरक्की की है देश के लिए, और वो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आज की डेट में भारत की ताकत बाकी देशों से क्या है आपके विचार? भारत की ताकत इस समय बहुत ज्यादा है। जैसे कि लोग अमेरिका करते रहते हैं, मुझे नहीं पता भारत में लोग अमेरिका के पीछे इतने क्यों पागल हैं, पर आपने एक चीज देखी होगी, रूस भी अमेरिका से नहीं डरा, पर अगर भारत ने कोई बात रूस को कह दी तो रूस वो बात जरूर मानेगा। कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, हर कोई चाहता है कि भारत साथ दे उनका, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन है, कंट्रोल है। यूएस में आप देख लोगे, गूगल कंपनी कौन चला रहा है? भारतीय चला रहे हैं। सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है, सिलिकॉन वैली जो है, पूरी सॉफ्टवेयर कंपनीज कोई भी हो, कहीं भी हो, नासा कौन चला रहा है? भारतीय चला रहे हैं। तो भारतीयों की ताकत में तो कोई कभी शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय तो पूरी दुनिया चला रहे हैं। आज की डेट में भारत के नाम पर ही सारी दुनिया चल रही है। भारत के इंजीनियर, भारत के टेक्निकल सेंस, भारत के वैज्ञानिक ही पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जब से तो भारत के नाम पर 4 चांद लग गए हैं। दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत को सलाम करता है और भारत की इज्जत अफजाई में 4 चांद लगाता है। चाहे कोई दुश्मन देश हो, दुश्मन देश थर-थर कांपता है, और हर बाकी के दोस्त भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, भारत से व्यापार करना चाहते हैं। आज की स्थिति यही है, और यही नरेंद्र मोदी ने जागृति लाई है। भारत जहां शून्य पे आता था, आज भारत को उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे,
ये यूक्रेन से आए हुए छात्र कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि भारत पे आपको शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भरोसा रखिए भारत पे, सारे बच्चे वापस आएंगे। 20,000 बच्चे थे, अब 16,000 कुछ बच्चे होंगे, सारे के सारे बच्चे बॉर्डर वाइज क्लियर हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कीव से बच्चों को कब निकालोगे, वहां पे ज्यादा खतरा है। उनको मैं यही कहूंगा, आप कीव को बच्चों से निकालोगे कैसे? ये भारत की जमीन तो है नहीं कि हम मुड़ के जाएंगे और वहां से बच्चों को ले आएंगे। पहले जो बॉर्डर पे जो बच्चे भीड़ लगाए रखे हैं, पहले हमें उनको निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें कीव की तरफ बच्चों के लिए ट्रैफिक क्लियर करना पड़ेगा, रोडवेज क्लियर करने पड़ेंगे। जो रूस और यूक्रेन के विवादों में जो चीजें बंद हो चुकी हैं, जैसे ब्रिज बंद हो चुके हैं, सड़क पे तोड़फोड़ मची हुई है, तो भारत ऐसे नहीं निकाल सकता बच्चों को। पहले बॉर्डर पे जो बच्चे हैं उन्हें निकाला जाएगा, फिर अंदर बढ़ा जाएगा, फिर बाकी के बच्चों को निकाला जाएगा, लेकिन सारे बच्चे सही सलामत वापस आएंगे अपने माता पिता के पास। इसलिए भरोसा बनाए रखिए, हर चीज सही तरीके से की जा रही है। और मैं आपको इतने विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद आया हूँ वहां से, मैंने ये चीजें देखी हैं। तो आप सबके बच्चे वापस सही तरीके से आएंगे। और प्लीज इस समय जब आपको कोई भी सरकार हो, इस समय मोदी सरकार है, हमें उनका साथ देना चाहिए कि हाँ हम सारे बच्चों को वापस ला रही है। तो प्लीज आप लोग इस समय रूमर ना फैलाएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वहां के बच्चों को ऐसे क्यों छोड़ दिया। भारत सबको वापस लाएगी और भारत ने अगर वादा किया है तो सबको ला कर रहेगी। बस इतना ही कहूंगा मैं। देखा आपने कितने विश्वास के साथ इन्होंने, जितने भी बच्चे यूक्रेन में हैं, भारत के सभी बच्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ले रखी है। और इन्हें भी विश्वास है कि सब बच्चे सुरक्षित भारत में आएंगे। यहाँ तक कि भारत सरकार उन बच्चों का पूरा घर तक का खर्चा भी उठा रही है। और हर तरीके से दोनों सरकारों को कह रखा है, चाहे वो यूक्रेन की सरकार हो, चाहे वो रशिया की सरकार हो, कि भारत के किसी भी छात्र को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यूक्रेन के लोग भी काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। कुछ बच्चों के साथ बदतमीजी होती है, पर मैं ये भी कहूंगा कि अभी कल रात को एक वीडियो देखी मैंने कि पोलैंड पे यूक्रेन के लोग भारतीयों को मार रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपको कि उसमें भारतीयों की भी गलती थी। भले इस बात पे आप लोग कुछ भी कहो, मैं यूक्रेन में रहता हूँ, मैंने ये चीजें देखी हैं कि लोग गलत काम करते हैं, किसी यूक्रेनियन के साथ बदतमीजी करते हैं, फिर वो यूक्रेनियन भारतीयों को छेड़ते हैं। इसलिए आप भारत की छवि खूब खराब कर रहे हो। आप भारत की छवि खराब करोगे, आप एक के सामने छवि खराब करोगे, उन यूक्रेनियन के अलग दोस्त होंगे, वो उनको बताएंगे, फिर उनसे आपके लिए आपके मन में उनके मन में कभी इज्जत नहीं रहेगी भारतीयों के लिए। इसलिए आप अपनी इमेज खुद बिगाड़ते हो, वरना कोई भी इंसान आपको क्यों मारेगा बिना वजह के। इसलिए मैं यही कहूंगा कि भारत को कभी किसी देश ने हानि नहीं पहुंचाई, ना यूक्रेनियन ने। मैं खुद वहां रहता था यूक्रेन में, चर्निविट्सी में, आज तक मेरे साथ किसी यूक्रेनियन ने बुरी तरीके से बात नहीं की, कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया। मैं ये भी कहूंगा, एक बार मैं चल के जा रहा था एक हाईवे के रास्ते से बस पकड़ने के लिए, जब हम घूमने गए थे, तो वहाँ के बूढ़े लोग इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने अखरोट कम से कम आधे किलो अखरोट हमें ऐसे ही दे दिए रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हम भारतीय थे। बस इसलिए उन्होंने हमको ऐसे पूछा कि इंडिया, हमने बोला यस, तो उन्होंने हमें ऐसे ही खाने पीने के लिए सामान दे देते थे। वहाँ के लोग इंडियंस को देख के इतने खुश होते हैं कि पता नहीं, उनको बहुत खुशी होती है इंडियंस को देख के। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ की मकान मालिक हमको देख के बहुत खुश होती है, हमको बोलती है तुम जब भी भारत जाना मेरे लिए मिठाई लेके आना, कुछ लेके आना मेरे लिए भारत से। और मेरी जो मकान मालिक है वो भी 1945 में पैदा हुई है। इतनी बूढ़े होने के बाद भी उन्हें इंडिया के बारे में काफी कुछ पता है। जब मैंने उन्हें बताया यहाँ से हूँ, तो उन्होंने भी बताया कि उनका अभी भी सपना है कि वो एक बार भारत जरूर घूमे। देखा, ये यूक्रेन वालों का प्यार है भारत के लिए और भारत की जनता के लिए। इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। देखा आपने कैसा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो इल्जाम लगाने वाले, भारत सरकार को बदनाम करने वाले, मोदी सरकार को बदनाम करने वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका स्वप्निल राय ने पूरा का पूरा खुलासा किया है। कितनी भारत सरकार ने, कितनी इंडियन एयरलाइंस ने, और किस तरह से फैसिलिटी दी है, और किस तरह से इनकी सुविधाएं रखी हैं, और किस तरह से वहां से अंदर घुस के बच्चों को ला रहे हैं। ये सारा कुछ आपको स्वप्निल राय ने बताया। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं वीडियो को विराम देता हूं। आप हमें अपने सुझाव को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।